नमस्कार साथियों, करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आज के दिन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है 8 जुलाई की और 9 जुलाई की। ठीक है, चलिए 8 जुलाई को क्या होता है। 8 जुलाई को वास्को डी गामा भारत की खोज जिसने की थी वो कहाँ से, पुर्तगाल के एक बंदरगाह से निकलता है भारत की खोज में। ठीक है, तो आज ही का दिन था। वास्को डी गामा 1498 में पता है आपको इंडिया पहुंचा था, लेकिन निकला कब था वो, जुलाई 8 1497 को निकला था। 1498 को पहुंचेगा और कहाँ पहुंचेगा, केरल के तट पे, कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट। और किससे मिलेगा, राजा जैमोरिन से। ठीक है, राजा जैमोरिन। ओके, ठीक है। आज ही के दिन आए वो लिस्बन से और 170 आदमी आए थे उनके साथ, और क्या है 4 शिप्स में आए थे, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। और मई 20 1498 को वो भारत के तट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ ओटोमन एम्पायर, ठीक है, पश्चिमी यूरोप को एशिया मतलब चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। ठीक है, तो क्या होता था उस व्यापार में जब ओटोमन एम्पायर ने कस्तुनतुनिया को हथिया लिया तो इनको क्या है कि सी वोएज करने पड़े, ये वाले समुद्री रास्ते खोजने पड़े, क्योंकि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था। ठीक है, तो निकले कौन कौन, सबको पता है। कोलंबस निकला सबसे पहले 1492 में। गलती से उन्होंने अल इद्रिस का उल्टा मैप पढ़ लिया, मैप वो थोड़ा से कंफ्यूजिंग बनाता था, तो कहाँ पहुँच गया वो, इंडिया ढूंढने गया था और उसको मिल गया वेस्ट इंडीज की खोज की और यूएसए की खोज की। ये क्वेश्चन बार बार आता है, अमेरिका की खोज किसने की, कोई बात नहीं, सबको पता है कोलंबस ने की। बट इस बार क्या पूछा है एचएसएससी में कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की, तो रास्ते में जाते हुए उसको वेस्ट इंडीज मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद 1487-88 में एक आदमी और निकला जिसका नाम था बार्थोलिनो डियाज। बार्थोलिनो डियाज, वो भी इंडिया खोजने आया। पहुंचा वो अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम अफ्रीका के, यहाँ पे वो पहुंचा था। इसको बोलते हैं आशा अंतरिप। आशा अंतरिप, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, अगर पूछ लें केप ऑफ गुड होप की किसने खोज की है तो बार्थोलोनियो डियाज ने। ठीक है, उसके बाद फिर कौन निकला 1497 में, 8 जुलाई को कौन निकला, वास्को डी गामा, और उसने यहाँ तट पे वो रुका भी और यहाँ मोजाम्बिक मोम्बासा में भी रुका, तो 1 साल उसका बीच में समय लगा। और कालीकट की बंदरगाह पे 1498 में राजा जैमोरिन के दरबार में पहुँचा। ठीक है, वो 1 रुपये का मसाला लेके 60 रुपये का बेच के आया। जब वहाँ पे आपको पता है क्या होता है, वहाँ पे सोने की चिड़िया, जैसे भारत बना है ना, तो सोना कहाँ से आता था प्राचीन काल भारत में, तो वो इसलिए आता था, नॉर्थ इंडिया तो करता था, जो सिल्क रोड है ना, चाइना से क्या करता था बहुत ज़्यादा, मतलब सिल्क और इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पे यूरोप में पसंद की जाती थी, उनके बीच में मतलब बिचौलिए का काम किया, तो नॉर्थ इंडिया बन गया सोने की चिड़िया। और साउथ इंडिया कैसे बना, स्पाइसेस की वजह से, क्योंकि यूरोप में क्या पसंद किया जाता है, मांस, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पाइसेस। तो स्पाइसेस सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में बहुत अच्छे स्पाइसेस होते थे। तो 1 रुपये का मसाला लेके गया वास्को डी गामा और कितने रुपए का बेचा वहाँ पे, 60 रुपये का। तो पूरे यूरोप की नज़र कहाँ पड़ गई, इंडिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सारे यूरोपियों का एडवेंट होने लग गया, मतलब आवागमन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब जुलाई 9 के बारे में क्या फेमस है। जुलाई 9 1875 को क्या बना था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुई थी, बीएससी। इंडिया की सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर की ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ हुई थी, एक बरगद के पेड़ के नीचे। 5 इंडियन ब्रोकर थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ये बिल्डिंग बनी थी और ये दलाल स्ट्रीट में 1980 में ये दलाल स्ट्रीट में पहुंच गई। आज ये बिल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। वर्ल्ड की अगर बड़ी पूछे तो 10वें नंबर की बड़ी है, और इंडिया की तो पता ही है फर्स्ट नंबर की है। ठीक है, तो आज ही के दिन बनी थी। 5 लोगों ने 1875 में क्या किया था, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के इसकी शुरुआत की थी। तो इससे क्या पता लगता है कि हौसले बुलंद होने चाहिए, विज़न आपका बहुत आगे की सोची थी उन्होंने, विज़न अच्छा होना चाहिए और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, अगस्त 31, 2 डेट्स याद रखनी है।
जुलाई 9 1875 जिस दिन बना था, और अगस्त 31 1957 क्या हो गया था, लिस्टेड हो गई थी। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर ली गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेबी और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडी पार्टनर्ड विद द मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मंत्रालय है जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है लॉन्च करने के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आपको एक बात का पता है, अगर करंट थोड़ा बहुत पढ़ते भी होंगे तो क्या है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंडिया ने चाइना के साथ चाइना के ऐप्स बैन कर दिए हैं। ठीक है, मोर देन 50 ऐप्स, मतलब 59 के करीब टिकटॉक भी बैन हुआ है। तो उससे अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, एक लॉन्च किया है ऐप, कैंपेन के डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर, डिजिटल इंडिया में हम आत्मनिर्भर हो जाएं, और ऐप इनोवेशन चैलेंज दिया है कि आप ऐप्स बनाइए, इंडिया के लोग ऐप्स बनाएं, उनको फिर रिवार्ड किया जाएगा। वो ऑनलाइन हमें क्या करेंगे, ऑनलाइन हमारे पास एप्लीकेशन भेजेंगे, जो ऐप वहाँ पे बहुत अच्छी होगी या compete कर पाएगी उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना कि भाई टिकटॉक नहीं रहा तो क्या होगा, तो इंडिया की ऐप बनाओ और आप वहाँ पे जा सकते हो। तो कहाँ से, किसने डेवलप किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सीडेक, DRDO या फिर नीति आयोग। तो किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आपका सही ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर आता है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, उसके साथ किसने पार्टनरशिप की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेटी ने। ओके, तो नीति आयोग यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ऐप इनोवेशन चैलेंज दे दिया किन्होंने, हमारे मोदी साहब ने। क्या दिया है, आत्मनिर्भर बनना है डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, याद रखना अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मेटी के साथ पार्टनरशिप की है, और प्रधानमंत्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है और प्रमोट किया है। ठीक है, ओके, लास्ट डेट कब है, जुलाई 18 तक। जुलाई 18 तक ऐप्स को आप डाल सकते हो, आपकी मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हो अगर आप कोई ऐप अच्छी सी डेवलप कर लेते हो तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, तो अटल इनोवेशन मिशन भी याद रखना और नीति आयोग का पार्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड मेड इन इंडिया सोशल मीडिया ऐप, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से एक ऐप लॉन्च की गई है, किस चीज़ के लिए है, वो फुल्ली मेड इन इंडिया है। किस चीज़ के लिए है, सोशल मीडिया, कैसे, जैसे आप फेसबुक करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो। ठीक है, इसी तरह की एक सोशल मीडिया ऐप है, तो एलिमेंट नाम है उसका। तो किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने उसको लॉन्च किया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, ठीक है, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन या विप्रो। तो कौन सा सही आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। उसने क्या किया है, एक एलिमेंट्स नाम से क्या किया है, फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया ऐप। ठीक है, उसी से याद रखना, ये किसका हिस्सा हो गया, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर मतलब ऐप इनोवेशन चैलेंज का। ठीक है, तो किसको मिला है, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। कहाँ हेडक्वार्टर है, बेंगलोर। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर बेंगलोर, TCS के टाटा कंसल्टेंसी के हैं बॉम्बे मतलब मुंबई, और विप्रो के भी कहाँ पे हैं, बेंगलोर। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है एलिमेंट्स, और क्या हुआ, द फर्स्ट इंडियन मतलब इंडियन मेड है, और इसको फर्स्ट सुपर ऐप भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको जाइए यूज़ कीजिए। और इसको लॉन्च किसने किया है, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन है, अपने वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो मतलब कोविड के समय में, कोविड के अलावा जैसे BP हो गया एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं डायबिटीज़ हो गई, नॉन कोविड डिजीज़ के लिए
क्या किया है, एक मोबाइल वैन, चलती फिरती वैन, धन्वंतरी रथ उसका नाम है। तो किस स्टेट ने ये लॉन्च की है, क्या है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रेज भी हुई थी। तो आपका सही ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, वैसे तो ये धन्वंतरी रथ जो है ना 2000, कोई भी मतलब कहीं भी आप पढ़ोगे ना ये लिखा नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। दिसंबर 2015 में ये धन्वंतरी रथ लॉन्च हो चुके थे, दिसंबर 2015 में। क्या है, ये एक मोबाइल वैन है या मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, उस टाइम पे चले थे जब ये आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किए थे। अब कोविड के समय में नॉन कोविड डिजीज के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एएमसी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 170 ऐसे ही धन्वंतरी आरोग्य रथ क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। उस समय थी कौन, आनंदीबेन पटेल 2015 में। अब कौन है, अब सीएम जो हैं वो हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जी ने के समय में ये लॉन्च हुए हैं। ठीक है, विजय रूपाणी जी अपने सीएम हैं। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो याद रखना इसको। ठीक है, धन्वंतरी रथ है किस चीज के लिए, नॉन कोविड के लिए। ठीक है, और घर के मतलब आपके मोबाइल वैन है, मतलब चलते फिरते हॉस्पिटल है, तो आपके मतलब डोर स्टेप पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए, हु विल हेड, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखोगे। ठीक है, अगर मतलब थोड़ा और कंफ्यूज कर दें आपको, गुजरात के ही सारे स्टेट डाल दिए, क्या बोलते हैं, सिटीज डाल दिए जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल हेड द NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, कमिटी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ह्यूमन राइट के ऊपर। इस कोरोना के क्या मतलब कैसे हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स ज़्यादा वायलेट हो रहे हैं और लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब बड़ा है या घटा है, उसके लिए कमेटी बनाई है। ठीक है, तो उस कमेटी को हेड कौन करेगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। पहला है HL दत्तू, हमारे पहले मतलब पुराने 42वें CJI भी रहे हैं HL दत्तू। दूसरा है KS रेड्डी को। सी ऑप्शन आपका सतीश कुमार मित्तल। और डी ऑप्शन आपका रंगनाथ मिश्रा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है KS रेड्डी। ठीक है, यहाँ पे तो है KS रेड्डी। अब ऑप्शंस पे जाइए। HL दत्तू कौन है, NHRC के चेयरपर्सन हैं अभी के। ठीक है, करंट के कौन है, NHRC चेयरपर्सन है अभी के। ओके, अब सतीश कुमार मित्तल हरियाणा के, आपको पता है ऊपर होता है, मतलब सबसे ऊपर जो हायरार्की में देखें तो नेशनल लेवल पे है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट पे होता है SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो हरियाणा का जो SHRC है, हरियाणा का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके हेड हैं सतीश कुमार मित्तल। ठीक है जी। डी आपका ऑप्शन है रंगनाथ मिश्रा। ये हमारे फर्स्ट NHRC, जब 1993 में NHRC बना था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वो क्या थे, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। तो कैसे याद रखोगे, अब दोबारा एक बार रिपीट करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। NHRC के चेयरपर्सन दोनों ही याद रखने हैं। अभी कौन है, HL दत्तू, पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। तो ये चेयरपर्सन हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अब ये एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये 42वें हैं। अभी कौन से नंबर के CJI चल रहे हैं और उनका अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फर्स्ट CJI, चलो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट तो HJ कानिया, फर्स्ट थे HJ कानिया। तो अभी कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, मैंने बताया 12 अक्टूबर 1993 को। एक और होमवर्क दूंगा आपको मैं, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है।
ऑर्डिनेंस पास हुआ था उस टाइम, ठीक है। ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब लोकसभा राज्यसभा मतलब बोथ द हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही ना बैठे हों, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो लॉ बनाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है और गवर्नर करता है। और मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे, तो आर्टिकल्स बताइए कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत करता है और गवर्नर स्टेट में किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस होता है हिंदी में अध्यादेश। ओके, तो अध्यादेश पास किया 12 अक्टूबर 1993 को। और फिर क्या हुआ, ये अध्यादेश पास किया था 28 सितंबर को, और 12 अक्टूबर को क्या बन गया हमारा? NHRC बन गया उस अध्यादेश के तर्ज पे। ओके, स्टेट्यूटरी फिर ये पास कब हो गया? इसी एक्ट के 1993। याद रखना बस 1993, 12 अक्टूबर याद रखना, ऑर्डिनेंस की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब है नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, वो 11 मेंबर, ठीक है। ये जो कमेटी बनी है KS रेड्डी जिसके हेड हैं, तो ये 11 मेंबर कमेटी है। हेड कौन है? KS रेड्डी जी हैं। प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। KS रेड्डी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। HL रत्तू मत भूलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन? एक कैंपेन चलाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने बताया था अभी। कौन से? एक तो एलिमेंट जो फर्स्ट इंडिया की सुपर ऐप बनी है, ठीक है, फेसबुक जैसी ऐप है। तो इसी तरह से कंपटीशन बढ़ गया है। ओके, तो इट्स बिटवीन यू, ये ना इस नाम का इट्स बिटवीन यू, ये इस नाम का एक कैंपेन, ब्रांड कैंपेन चलाया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इट्स बिटवीन यू नाम का एक अभियान या कैंपेन चलाया है? किस चीज़ के लिए? एक हिसाब से ब्रांड कैंपेनिंग है। ब्रांड कैंपेनिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो किसने किया है? व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने, टेलीग्राम ने, एलिमेंट्स ने, ठीक है। तो किसने किया है? ये किया है आपका व्हाट्सएप ने। ओके, व्हाट्सएप एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था। व्हाट्सएप ने क्या किया था? ब्राज़ील में एक व्हाट्सएप पे नाम से भी चलाया था एक अपना इनिशिएटिव कि भाई वो क्या करेगी, ऑनलाइन पेमेंट्स को भी हैंडल कर पाएगी। बट क्या किया गया उसको, व्हाट्सएप पे को थोड़े से दिन बाद, 4-5 दिन पहले क्या किया, ब्राज़ील गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। उसका वो मतलब वो अब वहाँ काम नहीं करेगा ब्राज़ील में। ओके, व्हाट्सएप पे किससे रिलेटेड है? व्हाट्सएप से हो तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बट इट्स बिटवीन यू किसके लिए है? ब्रांडिंग कैंपेन है। ये भी बताया गया है कि हम आपकी प्राइवेसी को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रखते हैं, मतलब ये ब्रांडिंग कैंपेन व्हाट्सएप का है। इट्स बिटवीन यू, ठीक है, इट्स बिटवीन यू। ओके, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन गलत मत कर देना, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ही लिखा होता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ, एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एक बुक लिखी है। तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास है दिनयार पटेल, काजुओ इशिगुरु, उर्जित पटेल, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका JP हैरिसन या जीन पियरे हैरिसन। तो क्या सही ऑप्शन है? मतलब यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ये जो बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक लिखी है उर्जित पटेल जी ने, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब मैं सारे ऑप्शन बताता हूँ। दिनयार पटेल जी ने क्या किया था? नारोजी। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नारोजी ने, दादा भाई नारोजी के ऊपर नारोजी बुक लिखी है किसने? दिनयार पटेल ने। काजुओ इशिगुरु 2017 के क्या है ये? 2017 के नोबल मिला है इनको, नोबल मिला था इनको। कौन सा? लिटरेचर का अवार्ड मिला था, नोबल लिटरेचर अवार्ड कैटेगरी में। ओके, कहाँ से है? नागासाकी से हैं, जापान से हैं। इनकी एक बुक आएगी, इन्होंने अनाउंस की है, क्लारा एंड द सन। ये दोनों बुक्स आपको ना आने वाले एग्जाम्स में, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को रिपीट करता हूँ। उर्जित पटेल अभी न्यूज़ में भी चल रहे थे। NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके हेड कौन बने हैं नए? उर्जित पटेल। आपको पता है 2018 की बात है, इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था RBI के गवर्नर के पद से, क्योंकि कोई भी वो पैसे निकालने की बात हो रही थी ना उस टाइम। गवर्नमेंट जो रिजर्व है RBI के, वो आज तक नहीं निकाले थे, निकालने थे। तो क्या है, उर्जित पटेल ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। अब इन्होंने कूल डाउन, वो कोल्ड वार को ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट के साथ, और ये पोस्ट एक्सेप्ट की है। अब इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का हेड बनाया गया है। ओके, अच्छा, लास्ट रह गया अपना जीन पियरे हैरिसन। एक बुक है कल्पना चावला के ऊपर।
कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक है। ये बायोग्राफी है कल्पना चावला की। जेपी हैरिसन ने 2011 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो याद रखना, हरियाणा के एग्जाम के लिए बार बार पूछी जाती है ये बुक। बुक का नाम है एज ऑफ द टाइम, याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है उर्जित पटेल जी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इंडियन सेवर कौन है? सेविंग्स कौन करता है? आम आदमी सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। और जब सेविंग करता है तो एनपीए जो होता है ना बैंक का, मतलब बोलते हैं ना कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और एक होते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। कमेंट में कमेंट करना कि स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो ये एनपीए है इसके ऊपर, मतलब सेविंग द इंडियन सेवर, इस टॉपिक के ऊपर बुक लिखी है उर्जित पटेल जी ने, ठीक है। ओके, क्योंकि एनपीए का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? जो जेन्युइन बैंक से लोन जो लेता है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बैंक रेट्स मतलब इंटरेस्ट रेट्स उसको ज़्यादा देनी पड़ेंगी अगर बैंक लॉस में जाएगा। और बैंक के एनपीए होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसे लेके भाग जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर जो अच्छा सेवर होता है, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है ये तो करंट अकाउंट रखते हैं। तो अच्छा सेवर कौन है इंडिया का? सबसे अच्छे मतलब ज़्यादातर सेवर्स कौन है अगर हम वो देखें नंबर्स में देखें तो आम आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है IARI, इसकी नई बिल्डिंग बन रही है झारखंड में, ओके। तो झारखंड में जो नई बिल्डिंग बन रही है वो जो उस बिल्डिंग को किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में एक कॉलेज भी है, पीछे भी रखा था उसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे उस कॉलेज का नाम, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या फिर इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। क्या है? IARI की रीजनल जो ऑफिस है झारखंड वाली जो बिल्डिंग है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रखा गया है। अब आ जाओ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मतलब उसके ऊपर। तो ये क्या थे? ये नेहरू जी के समय भी क्या थे? ये मिनिस्टर रहे हैं इंडस्ट्रीज और सप्लाई में, ठीक है। कोई बात नहीं, उसके बाद इनके आपस में क्या हो गई थी? डिस्प्यूट हो गए थे नेहरू लियाकत पैक्ट के ऊपर। नेहरू लियाकत जब आपस में पैक्ट कर रहे थे तो इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया किसको? कांग्रेस को। और इन्होंने क्या बनाया? भारतीय जनसंघ। तो इम्पोर्टेंट है 1951 में, अक्टूबर 1951 में। तो इन्होंने क्या किया? 21 अक्टूबर 1951 को एक भारतीय जनसंघ बनाया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आरएसएस कब बनी? इन्होंने आरएसएस की हेल्प ली और भारतीय जनसंघ बनाया 1951 में। और माना जाता है कि भारतीय जनसंघ ही आगे जाके बीजेपी बना 1980s में, ठीक है। तो इनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या बोला जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हैं? वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बीजेपी, ओके, भारतीय जनता पार्टी। इट वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 1943 से 46 तक इन्होंने अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्षता भी की है, ओके। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है तो इनको याद रखना। झारखंड में एक और कॉलेज है उसका भी नाम इनके ऊपर रखा गया। अगर इनके नाम पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो करना। अब आ गया IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी तो दिल्ली में है, ठीक है। इसके बारे में मेन सी चीज़ें बताऊँगा, 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या है? अभी तो है दिल्ली में, बट ये बना कब था? 1905 में। और कहाँ बना था? पूसा। पूसा कहाँ है? बिहार में, याद रखना। पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है? बिहार में। पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से ये जाना जाता था। और इसको बनाया किसने? मिस्टर हेनरी फिप्स ने, मिस्टर हेनरी फिप्स ने। अब लिखा हुआ है एन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फादर ऑफ IARI कौन है? एक अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट है। आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, एक याद रखना, फादर ऑफ IARI हेनरी फिप्स है, ओके। अब आओ कि भाई उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद रखने का ये चीज़ें कि पहले एग्रीकल्चर था, बैक्टीरियोलॉजी बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना 2-3 बार नाम बदले हैं,
ठीक है। लेकिन फाइनली जब क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक हुआ था, कब? 1934 में, जिसके कारण 1936 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो दो डेट्स याद रखनी है। एक डेट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गया, 29 जुलाई 1936। दूसरी डेट क्या याद रखोगे, बस 1905, ठीक है। तो दिल्ली में बाद में शिफ्ट हो गया था। तो इसी का जो है झारखंड में जो बिल्डिंग है, जो इनका रीजनल ऑफिस है, उसको क्या बना दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका नाम रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इट्स न्यूज मैगजीन। एक न्यूज मैगजीन प्रोग्राम शुरू किया है, संस्कृत साप्ताहिकी, नाम से ही समझ में आ रहा है सप्ताह में एक बार। तो किसने किया है, कौन से संगठन ने किया है? डीडी अरुण प्रभा, डीडी न्यूज, डीडी किसान या ऑल इंडिया रेडियो। तो किसने शुरू किया है? ये सांस्कृतिक साप्ताहिकी संस्कृत भाषा में ये किया है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप बोलते हो AIR, ठीक है। AIR ने शुरू किया है। डीडी अरुण प्रभा 2019 में न्यूज़ में था। क्या था ये? नॉर्थ ईस्ट का दूसरा चैनल था, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का पहला, कौन सा? डीडी अरुण प्रभा। तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो AIR ने क्या किया है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत सप्ताहिकी एक प्रोग्राम आया करेगा डेली, ठीक है, 15-20 मिनट का। अभी एक सेकेंड फैक्ट हम देख लेते हैं एक बार। 20 मिनट का एक प्रोग्राम आया करेगा, 7:10 पे शुरू होगा, 7:30 तक, ठीक है। एवरी सैटरडे। कब आएगा वो चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। 100 पे, 100.1 पे, 100.1 पे मेगाहर्ट्ज पे ये प्रोग्राम आएगा। और ये क्या है? वीकली मैगजीन प्रोग्राम है, ठीक है। संस्कृत के जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट है संस्कृत की फिलोसफी में, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, वो सारे चीज़ें हर शनिवार को आपको 20 मिनट के अंदर उस प्रोग्राम में मतलब सुनाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज द फर्स्ट क्रिकेट कॉन्टेस्ट हैज़ बीन प्लेड आफ्टर कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के बाद आपको पता है कोई भी क्रिकेट का मैच हम देख नहीं पा रहे हैं। IPL भी पोस्टपोन हो गया है। तो IPL पोस्टपोन हो गया है, तो अभी फर्स्ट मैच खेला गया है, कल ही मैं देख रहा था। तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये फर्स्ट मैच है जो एक कमेटी मैंने बताई थी, अनिल कुंबले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक कमेटी के हेड बने थे अनिल कुंबले। और मैंने बताया था उसमें क्या किया था कि कोविड-19 की वजह से थोड़े रूल्स को चेंज किया था। तो पहला ऐसा मैच होगा ये, और पहला मैच कोविड-19 के बाद हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? ए ऑप्शन आपका न्यूजीलैंड, बी है इंग्लैंड, सी है साउथ अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हो रहा है। और वेन्यू क्या है? रोज बाउल स्टेडियम में ये हो रहा है, साउथहैम्पटन शहर है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दो तरीके से। या तो आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट कंट्री, और अगर मुश्किल बनाना होगा तो क्या बोलेंगे आपको, स्टेडियम का नाम या जगह का नाम दे देते हैं, कई बार दे देते हैं, ठीक है। तो साउथहैम्पटन में हुआ है, कम से कम भी 3-3.5 महीने के बाद कोई मैच हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में। और इसके लिए रूल्स चेंज हुए हैं, सबसे बड़ी बात। ज़्यादा रूल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज, थोड़े से क्या चेंज हुए हैं। पहला तो मैंने बताया था कि जो अनिल कुंबले ने क्या कहा था, सलाइवा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और सलाइवा में आपको पता है मुंह से ही क्या पचना शुरू हो जाता है, स्टार्च, ठीक है। अकेला स्टार्च ही पचता है, बाकी सारी चीज़ें आगे फर्दर जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अगले अंगों में होता है। तो सलाइवा नहीं लगा सकते बोल को, ओके। कोविड रिप्लेसमेंट, कि भाई कोरोना की वजह से अगर किसी को कोरोना हो गया तो कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट आ गया तो कोविड के नाम से रिप्लेसमेंट, अगर कोरोना के लक्षण भी आ गए तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसके नाम पे एक्स्ट्रा, ओके। और क्या हो सकता है? एम्पायरिंग जो होती है ना, अंपायर कैसे होते हैं वैसे? न्यूट्रल अंपायर होते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, नॉन न्यूट्रल अंपायर। कैसे कि भाई इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हो रहा है तो एशियन अंपायर रख लिया, तो बाहर से अंपायर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा रूल है अंपायर कैसे होंगे, नॉन न्यूट्रल ही होंगे, मतलब न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे, ओके। अगर नॉन न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, DRS बढ़ाने चाहिए फिर। तो क्या है, टेस्ट, ये टेस्ट मैच है सर, ये भी ध्यान रखना, टेस्ट मैच है। फर्स्ट जो हुआ मैच वो टेस्ट मैच है, ठीक है, साउथहैम्पटन में और रोज बाउल स्टेडियम में। अब दूसरा क्या है, DRS बढ़ा दिए जाए, क्योंकि प्रोफेशनल एम्पायरिंग नहीं हो रही है, तो DRS टेस्ट मैचेस में बढ़ाए हैं और 3 बना दिए हैं पर इनिंग, और सिंपल मैचेस में जो भी लिमिटेड ओवर्स मैच में
2 कर दिए गए, पहले 1 होता था। ओके, ज़्यादा डिटेल में बस इतना ही बहुत है, आप इतना याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नेकर सम्मान योजना फॉर हैंडलूम वर्कर। 2 तरह के लूम्स होते हैं, आपको पता है, पावर लूम, हैंडलूम। पावर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज, हैंडलूम हाथ से, हथकरघा उद्योग। तो उनके लिए क्या शुरू किया है? नेकर सम्मान योजना। तो किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसकी योजना है ये है आपकी कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका के जो BS येदियुरप्पा जी है, उन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और क्या किया है ये? 2000 रुपये इंस्टेंट पेमेंट। ठीक है, 2000 रुपये एक बार फर्स्ट इंस्टेंट वन टाइम पेमेंट उनको और की गई है, हथकरघा उद्योग जो करते हैं उनके लिए। कर्नाटका में 18 जून को क्या मनाया गया था? ठीक है, मास्क डे। ओके, तो याद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मास्क डे किस स्टेट ने मनाया है 18 जून को? तो कर्नाटका ने। चलिए, ठीक है, नेकर सम्मान योजना है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। हैंडलूम वीवर्स हैं प्रोवाइडिंग वन टाइम हेल्प 2000 रुपये की। ओके, येदियुरप्पा जी। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए सर्विलेंस सैटेलाइट। ये इसको बोल सकते हैं हम स्पाई भी। ठीक है, सर्विलेंस करेगा। क्या नाम है? OFAC 16 ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली। किसने? तो कौन से स्टेट ने? ये निगरानी उपग्रह है, स्पाई बोल सकते हो या सर्विलेंस। किसने किया है? चाइना ने, जापान ने, इजराइल ने, USA ने। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन आपका है इजराइल ने क्या किया? OFAC 16 नाम का एक सर्विलेंस क्या किया है? सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में उसको कक्षा में स्थापित भी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट चलो। इन विच इंडियन स्टेट एशिया लार्जेस्ट 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर बन रहा है, सिंगल साइट। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट बट सिंगल साइट लार्जेस्ट। ओके, तो कहाँ है? कौन से स्टेट में है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रेवा आपका सही ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। रेवा में, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से ही क्या बना है? एक एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट का सोलर पार्क। ओके, तो एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश PM मोदी करेंगे इनॉग्रेट इसको। एशिया का लार्जेस्ट है, अल्ट्रा मेगा सोलर है। ठीक है, ये सारी सोलर पैनल्स हैं। हमारे नेशनल गोल क्या हैं? अब ये और आ जाता है, सोलर में हमारे नेशनल गोल क्या हैं? आपको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने और फ्रांस के हमारे जो मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलके, प्राइम मिनिस्टर ने मिलके क्या किया था इसको? उस टाइम पे 2015 में पेरिस के COP23 में क्या किया था इनको? भाई एक क्या बनेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे और हम क्या करेंगे? सेल्फ। ठीक है, उस पेरिस एग्रीमेंट में हुआ भी ये था कि सेल्फ सस्टेन्ड गोल्स होने चाहिए। तो हमने अपने गोल्स सोलर में क्या बनाए थे कि 2022 तो हमारा टारगेट ईयर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 2022 हमारा टारगेट ईयर है और 100 गीगावाट की तक की हम प्रोडक्शन सोलर से कर लेंगे। कब तक? 2022 तक। इंपॉर्टेंट है ना। तो कब? 2022 में क्या होगा हमारा? ज़्यादातर जो हमारे गोल्स हैं 2022 उनका टारगेट रहता है। अब मैंने बताया था TB का याद रखना 2025 है। ओके, और वर्ल्ड का कितना है? SDG में आती है TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हेल्थ में आएगी, तो वर्ल्ड का 2030 है, हमने 2025 रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IFSCA। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन, सेंटर अथॉरिटी। इसके हेड कौन बने हैं अभी जो नए नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है इंजेती श्रीनिवास, B है उर्जित पटेल, C है निर्मला सीतारमन, D है शक्तिकांत दास। तो कौन बने इनके चेयरमैन? ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर चीज़ के चेयरमैन नहीं होते हैं। उर्जित पटेल मैंने बताया किस लिए न्यूज़ में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ PFP, पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के हेड बने थे। इंजेती श्रीनिवास आपका सही आंसर होगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में भी इन्होंने पहले काम किया है, वहाँ के सेक्रेटरी रहे हैं। और इंजेती श्रीनिवास आपने सुना होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। और जब कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा UPSC में भी क्वेश्चन आया था, मेंस में भी आया था, क्या आया था
कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चेंज हुए, कंपनीज एक्ट में ही चेंज करना पड़ा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम भी। उन कमेटी के भी हेड कौन थे, इंजेति श्रीनिवास। और जो बैंकिंग रिफॉर्म्स में जो बॉडीज़ को रिफॉर्म करने के लिए जो बनाई गई थी जो कमिटीज़, उसके भी हेड कौन थे, उनमें भी इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी देन है। और कंपनीज एक्ट में बताया था मैंने, और CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट मतलब जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो टैक्स को एग्जम्प्ट कर सकते हैं, कब, एक लीगल तरीके से कि भाई वो क्या करेंगे, जैसे टाटा है वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब सोशल वर्क करेंगे और उनका टैक्स एग्जम्प्ट होता रहेगा उस हिसाब से, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो ये कॉरपोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।